आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है अधिशोष्य गैस की प्रकृति। भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण भी सरलता से होता है। 11th क्लास में हम लोगों ने गैसों का द्रवीकरण पढ़ा है। सभी गैसों का क्रांतिक ताप भिन्न भिन्न होता है। उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए CO2, NH3, Cl2 ये कुछ गैसें हैं जो सरलता से द्रवित होती हैं। तो इनका अधिशोषण भी सरलता से होता है। और जिन गैसों का द्रवीकरण कठिनाई से होता है उनका अधिशोषण भी कठिनाई से होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, इनका अधिशोषण सरलता से नहीं होता है। और ये जो अधिशोषण है पर्टिकुलर हम लोगों ने भौतिक अधिशोषण की बात की है। भौतिक अधिशोषण का संबंध सीधे सीधे अधिशोष्य गैस की प्रकृति से है। रासायनिक अधिशोषण का अधिशोष्य गैस की प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात रासायनिक अधिशोषण गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां से भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल के आता है कि भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अधिशोष्य गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें पता है अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना अधिक होगा। ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होगा अधिशोषण उतना कम होगा। अर्थात अधिशोषण का कम या अधिक होना ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अब यदि ठोस को हम चूर्ण के रूप में लें तो हमने देखा है इसके पहले भी कि चूर्ण के रूप में लेने पर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है और अधिशोषण भी अधिकतम होगा। तो नेक्स्ट है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां भी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर ताप का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। स्थिर दाब पर यदि ताप में वृद्धि की जाए तो भौतिक अधिशोषण का मान घटता है। हम लोगों ने देखा है उदाहरण में कि पत्थर को पानी में डाला, अधिशोषण हुआ, पानी के अणु पत्थर की सतह पर चिपक गए और जब उसको बाहर लाया तो ताप बढ़ता है तो वहां विशोषण हो जाता है, पत्थर सूख जाता है। तो इसका मतलब है ताप वृद्धि से अधिशोषण कम होता है। भौतिक अधिशोषण की बात हम कर रहे हैं। यदि हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो इसके पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम ऊष्मा देते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से बढ़ता है और फिर नीचे आता है। तो रासायनिक अधिशोषण में देखा गया है कि ताप वृद्धि से प्रारंभ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और एक निश्चित ताप के बाद फिर अधिशोषण की मात्रा घटती है। तो इस प्रकार स्थिर दाब पर ताप वृद्धि से रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप तक बढ़ता है, उसके पश्चात क्रमशः घटता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव को हम लोग समझते हैं चित्र के द्वारा। जैसे एक ठोस है और इसके संपर्क में कोई गैस है। अब यहां पर अधिशोषण होगा। यदि निश्चित ताप पर गैस का दाब बढ़ाया जाए तो ये अणु पास पास आने लगेंगे और अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। दाब जैसे जैसे बढ़ेगा अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब संपूर्ण पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाएगा। जब संपूर्ण पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाएगा उसके बाद हम दाब कितना भी बढ़ाएं अधिशोषण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना अधिशोषण होना था अधिशोषण हो चुका है, संपूर्ण पृष्ठ पर अधिशोषण हो चुका है। तो हम कह सकते हैं
कि स्थिर ताप पर दाब के सीमित परास में, सीमित रेंज में ये जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है, एक निश्चित सीमा है। तो उस निश्चित सीमा में अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, और जब उस सीमा के ऊपर हम दाब बढ़ाते हैं तब अधिशोषण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक देखे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, और साथ ही यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। अब ये जो हमने 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, इसी पर आधारित है अधिशोषण समदाबी और अधिशोषण समतापी। तो क्या है अधिशोषण समदाबी और क्या है अधिशोषण समतापी, ये हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित ताप तक बढ़ता है और उसके पश्चात घटता है। तो ये जो संबंध है अधिशोषण का ताप से, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है स्थिर दाब पर भौतिक अधिशोषण का ताप के साथ संबंध दर्शा रहा है, और ये ग्राफ स्थिर दाब पर रासायनिक अधिशोषण का ताप से संबंध दर्शा रहा है। और ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है अधिशोषण का, इसी को हम कहते हैं अधिशोषण समदाबी। अर्थात वह वक्र जो स्थिर दाब पर, स्थिर प्रेशर पर ताप और अधिशोषण की मात्रा में संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समदाबी कहलाता है। तो ये जो ग्राफ है स्थिर दाब पर है, इसलिए इसको हम अधिशोषण समदाबी कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। तो वह वक्र जो स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा और ताप में संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समदाबी कहलाता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी बोर्ड में यह परिभाषा 2 नंबर के प्रश्न के रूप में कई बार पूछी जा चुकी है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और 2 नंबर का सैद्धांतिक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर पॉइंट पे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, और 2 नंबर के प्रश्न के रूप में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ सकती हैं। तो जिस प्रकार से अधिशोषण समदाबी देखा हमने, ठीक इसी प्रकार से अधिशोषण समतापी हम लोग देखेंगे। अधिशोषण समतापी में ताप स्थिर होगा, दाब और अधिशोषण की मात्रा में संबंध देखेंगे। चलिए देखते हैं अधिशोषण समतापी। हम लोगों ने दाब के प्रभाव में अभी देखा कि दाब के एक सीमित परास में, एक सीमित रेंज में अधिशोषण की मात्रा अधिशोष्य गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब अधिशोषण स्थिर हो जाता है, दाब से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। जब संपूर्ण पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाएगा, उसके बाद हम कितना भी दाब गैस पे बढ़ाएंगे, अधिशोषण की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी, अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है। इसी को हम लोगों ने एक ग्राफ से प्रदर्शित किया है। जहां तक समानुपाती का संबंध है दाब और अधिशोषण में, वहां एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, और जब संपूर्ण पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाता है,
उसके पश्चात दाब वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है, अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है, जो ग्राफ है फ्लैट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है ये स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब में संबंध दर्शा रहा है। अब ये जो संबंध है इसको हम गणितीय स्वरूप भी दे सकते हैं। फ्री युंडलिक ने इस संबंध के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया है, तो हम देखते हैं फ्री युंडलिक अधिशोषण समता की। फ्री युंडलिक अधिशोषण समतापी। ट्रियुंडलिक ने इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। हम देख रहे हैं कि निम्न दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा है, मान के चलिए कि m ग्राम ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x है, तो प्रति m ग्राम x ग्राम गैस अधिशोषित हो रही है, तो अधिशोषण की मात्रा को हम क्या लिखेंगे, x बटे m। तो यहां पर x बटे m समानुपाती, यहां देखें दाब के समानुपाती है, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है। और उच्च दाब पर एक निश्चित दाब के बाद अधिशोषण की मात्रा का दाब से कोई संबंध नहीं रह जाता है, तो हम लिख सकते हैं उच्च दाब पर ये जो x बटे m है इसका दाब से कोई संबंध नहीं है, तो हम यहां क्या लगा देंगे, दाब की घात 0। अब यदि हम बीच के मानों के लिए, दाब के बीच के मानों के लिए यदि हम गणना करना चाहें, तो दाब के बीच के मानों के लिए, तो यहां पर देखिए P के ऊपर घात क्या है, 1, यहां P के ऊपर घात क्या है, 0। तो ये हो जाएगा x बटे m समानुपाती P की घात। अब P के ऊपर घात क्या आएगा, 1 और 0 के बीच बटे वाली संख्या आएगी, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे n, या इसी को लिखा जा सकता है x बटे m बराबर से k गुणित P की घात 1 बटे n। तो इस प्रकार ये जो गणितीय व्यंजक है इसी ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। तो हम चाहे इस गणितीय व्यंजक की बात करें या इस ग्राफ की बात करें, इसी को हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो अधिशोषण समतापी को हम परिभाषित कर सकते हैं, वह गणितीय व्यंजक अथवा वक्र जो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और अधिशोष्य गैस के दाब में संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। वह गणितीय व्यंजक अथवा वक्र जो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और अधिशोष्य गैस के दाब में संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो अधिशोषण समतापी को हम इस ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर ये जो गणितीय व्यंजक हमने लिखा है इसको भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं गणितीय व्यंजक को। ये है या x बटे m इक्वल टू k गुणित p की घात
1/n। और ये जो n का मान है और k का मान है ये प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये प्रयोगों पर आधारित है। तो इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण समतापी तो कई बार पूछा गया है और अधिशोषण समतापी भी कई हैं। जैसे अभी हमने ये जो गणितीय व्यंजक देखा है त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी का है, जो अपने सिलेबस में है। त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी तब लागू होता है जब ठोस की सतह पर अधिशोष्य गैस की एक परत बनती है। जब अधिशोषण बहुपरतीय होता है तब वहां लैंगमायर अधिशोषण समतापी लागू होता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने सिलेबस में त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी है और यह है त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी का गणितीय व्यंजक। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है कि अधिशोषण समतापी का गणितीय व्यंजक, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी का गणितीय व्यंजक, तो ये लिखेंगे। त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी कब लागू होता है, तो जब अधिशोष्य गैस की एक परत ठोस के ऊपर बनती है तब त्रियुंडलिक अधिशोषण समतापी लागू होता है। और पूरा का पूरा सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि अधिशोषण समतापी से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर हम परिभाषा दे देंगे कि वह गणितीय व्यंजक अथवा वक्र जो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब में संबंध दर्शाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। तो इस प्रकार यहां पर अधिशोषण जो हमारा टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसमें हम अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग देख सकते हैं। अधिशोषण के अनुप्रयोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिशोषण के कई अनुप्रयोग हैं। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ के अवयवों का हम पृथक्करण करते हैं वो अधिशोषण पर आधारित है। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज में गैस मास्क का यूज किया जाता है। जहां पर हानिकारक गैसों की संभावना होती है तो गैस मास्क का उपयोग करते हैं। गैस मास्क में चारकोल, सक्रिय चारकोल भरा होता है जो विषैली गैसों का अधिशोषण कर लेता है। प्रयोगशाला में आप लोगों ने अनुमापन किया है 11th क्लास में। टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, सूचक यूज करते हैं, उसमें से कई इंडिकेटर ऐसे हैं जो अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक विलायक, ये कार्बनिक कोई विलयन है और उसमें से अवांछित रंगों को पृथक करना है। उदाहरण के लिए जैसे शक्कर जहां बनता है तो शक्कर विलयन के रूप में प्राप्त होता है। वो विलयन बहुत गंदला होता है। उसमें से गंदगी को पृथक करने के लिए सक्रिय चारकोल मिलाते हैं। तो सक्रिय चारकोल पे गंदगी के कण अधिशोषित हो जाते हैं और विलयन साफ हो जाता है। इस प्रकार जब विलयन का क्रिस्टलीकरण करेंगे तो बिल्कुल सफेद क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो ये कुछ हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो अधिशोषण के ऊपर प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बन चुका है। आगे हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण। तो अधिशोषण यहां पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम उत्प्रेरण देखेंगे। उत्प्रेरण अभिक्रियाओं के प्रकार, उत्प्रेरकों के प्रकार और उनके गुणधर्म। तो आज के लिए इतना ही।